खुशी के मौके पर मातम मनाती है कांग्रेस, ये आरोप लगा रहे हैं गौरव भाटिया जी। देखिए, जवाब मातम दीजिए जैसे इस पर, शब्द आलोक जी। मातम जैसे शब्द का इस्तेमाल बीजेपी ही कर सकती है, क्योंकि इन्होंने तो हमेशा से लाशों पर ही राजनीति और मातम पर ही राजनीति की है। मुझे लगता है कि अधीर रंजन चौधरी जी ने तो फिर भी माफी मांगी और सार्वजनिक तौर पर मांगी कि स्लिप ऑफ टंग था, लेकिन वो हमारी एक महिला मंत्री हैं जिन्होंने जिस तरह का संबोधन कांग्रेस उसके संसद के अंदर किया था, उसके लिए कौन माफी मांगेगा? मोदी जी माफी मांगेंगे क्या? आज किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल, मैंने किसी कैंडिडेट के लिए जाति और धर्म की बात नहीं की। किसने की? बीजेपी ने की, बीजेपी के प्रवक्ता ने। क्या ये सच नहीं है? स्मृति ईरानी ने जिस अभद्र भाषा का इस्तेमाल संसद में किया था, क्या वो एक महामहिम के लिए होता है? लेकिन बीजेपी के लिए सब चलता है, सब चंगा सी। इनका तो राज है भाई, हिटलर के राज में ऐसा ही होता है कि अपोजिशन पूरा गलत होता है और सत्ता पक्ष पूरी तरह से ठीक होता है। अब टीएमसी ज्यादा बता सकती है कि कहाँ है। चित्रा जी, मेरी आपत्ति दर्ज करे। पहुंच गए यार। क्या राहुल गांधी हिटलर है या सोनिया गांधी हिटलर है? ओसामा बिन लादेन है वो, औरंगजेब है राहुल गांधी, इदी अमीन है। नहीं, क्या ये चर्चा का तर्क का तरीका है? अरे बस सुनिए, इदी अमीन है राहुल गांधी, इदी अमीन है। भाषा देखिए, बताइए, लेकिन आपसे अच्छी भाषा की उम्मीद नहीं की जा सकती, चुने हुए क्योंकि आप प्रधानमंत्री जी के लिए। सुनिए चित्रा जी, बीजेपी के तमाम आलोक शर्मा जी, ये बात तो सच है ना, चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाना, कभी ईवीएम पर ठिकरा फोड़ देना, कभी प्रधानमंत्री को हिटलर करार दे दिया जाना, ये तरीका तो ठीक नहीं है ना। बस अब इसको यहीं पर छोड़ते हुए, एक सेकंड, इसको यहीं पर छोड़ते हुए, देखिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल हम यहाँ पर नहीं करें। आलोक जी प्लीज, वो इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री पद की गरिमा का उतना ही सम्मान होना चाहिए। आगे बढ़ते हुए आलोक शर्मा जी, जो आरोप उन्होंने लगाया उस पर, आलोक जी देखिए, अगर आप इतिहास पढ़ाने बैठेंगे तो फिर मैं आपको बताने लगूंगी कि कब कब किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति को आगे किया, किस तरह से अपने ही उपराष्ट्रपति को आप लोग इस्तीफा दिलवाकर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर राष्ट्रपति का चुनाव लड़वाते हैं और फिर आपकी ही पार्टी दो फाड़ होकर उसमें अलग अलग वोट करने लगती है। इतिहास में नहीं जाते हैं आलोक जी, बहुत लंबा हो जाएगा। राहुल जी ने बिल्कुल ठीक कहा, राहुल जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि तमाम संवैधानिक संस्थाएं, तमाम और इंस्टीट्यूशंस पूरी तरह से मोदी जी के कंट्रोल में। ठीक है, हाँ, और वो देश की जनता भी देख रही है ना सर। मैं आपको बताऊं आलोक जी, अगर कांग्रेस पार्टी के लोग पूरी तरह से देखता था, टीवी स्क्रीन पर आकर मेरे शो में एंकर पर आरोप नहीं लगाए तो मुझे कुछ कुछ अधूरा सा लगता है। ऐसा लगता है कि मिठाई बिना चीनी के बन गई। अब आपने इल्जाम लगा दिया, मैं आराम से आगे बढ़ सकती हूँ। मैं कुछ मिस कर रही थी आलोक जी कि अब तक आपने एंकर पर सवाल क्यों नहीं खड़े किए। ठीक है, इसमें नहीं जाते हुए माधव जी सीधे आपके पास आते हुए, माधव जी सीधे आपके पास आते हुए, क्या विपक्ष के पास भी एक शानदार मौका था जो वो कम से कम एक आदिवासी राष्ट्रपति को चुनने पर चूक गई? आज की कम से कम एक किसान नेता को जब चुना जाना था तो उस पर क्या वो सामने आ सकते थे? ठीक है, गौरव भाटिया जी प्लीज, आलोक जी प्लीज, प्रवक्ता शांत हो जाओ। हर जगह से दोनों लोगों की आवाज डाउन किया जाए, दोनों लोगों की आवाज डाउन किया जाए। आप लोग यहाँ पर उपराष्ट्रपति जैसे बड़े संवैधानिक पद को लेकर चर्चा करने के लिए बैठे हैं और इस तरह से भाषाई अमर्यादा की सारी लकीरें पार कर रहे हैं। आप इतने बड़े बड़े प्रवक्ता हैं, एंकर जब तक डांटे नहीं आप लोगों पर असर नहीं होता है क्या? पूरा देश देख रहा है। आलोक जी प्लीज, ये कौन सा शब्द होता है हिटलर? यहाँ पर नहीं, आप जब प्रदर्शन कीजिएगा बोलिएगा बट डिबेट पे नहीं, प्लीज सर। माधव आनंद जी अपनी बात को आगे बढ़ाइए आप, और कोई एक दूसरे के लिए आपत्तिजनक अभद्रता इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने की इजाजत मैं अपने कार्यक्रम में नहीं दे सकती। उपराष्ट्रपति जैसे बड़े पद को लेकर डिबेट हो रही है, उसी पर रहिए। माधव आनंद जी। चित्रा जी देखिए, एनडीए के कैंडिडेट की जीत तो पहले से ही सुनिश्चित थी, क्योंकि कैंडिडेट के चयन से लेकर आम सहमति बनाने से लेकर सब प्रयास करके ही कैंडिडेट का चयन किया गया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जगदीप धनखड़ साहब को मैं अग्रिम बधाई देना चाहता हूं। कुछ समय बाद जो है रिजल्ट भी आ जाएगा और निश्चित रूप से जैसे जीत उनकी सुनिश्चित है। दूसरी बात, जब विपक्षी एकजुटता की आप बात करते हैं, विपक्ष एकजुट कब रहा है? विपक्ष एकजुट तभी होता है जब करप्शन के केसेस खुलते हैं, जब ईडी उन पे कार्रवाई करती है, सीबीआई कार्रवाई करती है। तो विपक्ष तो कभी एकजुट रहा ही नहीं। विपक्ष तो नेतृत्व विहीन है, विपक्ष के पास कोई विजन नहीं है, विपक्ष के पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है,
हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि कांग्रेस मजबूत हो, लेकिन कांग्रेस तो मजबूत नहीं होना चाहती है। जब नहीं होना चाहती है तो हम और आप क्या करेंगे? इसीलिए निश्चित रूप से जो है मैं कहता हूं इन लोगों के पास अच्छा मौका था, राष्ट्रपति के चुनाव के टाइम में भी अच्छा मौका था और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव के टाइम में भी अच्छा मौका था कि सब लोग मिलके हम लोग एक स्वर से एक ही व्यक्ति का समर्थन करते तो अच्छा मैसेज जाता। लेकिन ठीक है, इनको राजनीति करनी है, राजनीति करने दीजिए, उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़ा किए। अच्छा काम किया, कहीं वोट नहीं किया, अच्छा काम किया। अब टीएमसी ने किस स्ट्रेटजी के तहत किया तो टीएमसी के प्रवक्ता ही बता सकते हैं, ना मैं बता सकता हूं, ना आप बता सकते हैं, ना गौरव भाटिया बता सकते हैं अब किस स्ट्रेटजी के तहत। लेकिन कुछ क्रॉस वोटिंग भी हुई है, तो स्वाभाविक है एनडीए के उम्मीदवार ही इतने ताकतवर हैं, उनकी छवि इतनी अच्छी है, अच्छे नेता हैं, तो निश्चित रूप से उनकी जीत तो सुनिश्चित थी। और जहां तक आंकड़ों का खेल है, आंकड़ों के खेल में तो एनडीए शुरू से आगे रहा है, लेकिन हम लोग आंकड़ों नहीं जाते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे विपक्षी पार्टियां हैं जो एनडीए के पार्ट नहीं होने के बावजूद भी राष्ट्रपति चुनाव में भी समर्थन किया और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी समर्थन किया। इसीलिए मैं कहता हूं कि के पास अच्छा मौका था, मौका मिला, लेकिन मौका को चुकने का काम लोगों ने किया।